हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 28 अक्टूबर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। पहले जो भी आपका इंपॉर्टेंट हेडलाइन है वो देखते हैं। पहला हेडलाइन आपका इलेक्शन से रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन अनाउंस द सेकंड फेज ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल। अब ये जो आपको इलेक्शन कमीशन आपको न्यू इनिशिएटिव लिया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो करवाने वाला है, वो आपको पहले अगर आपने देखा तो रिसेंटली आपको बिहार में इलेक्शन हो रहा था तो वहाँ पे ये कंडक्ट करवाया गया था। अब ये आपको 12 स्टेट और यूटीज़ में कंडक्ट करवाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट ईयर आपको 7 फेब तक ये जो है कंप्लीट करवाया जाएगा, कंक्लूड करवाया जाएगा। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है आपका, इसके तहत क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन करवाया जाता है आपको, ताकि इसमें आपको जो फेक वोटर है, जो आपको घोस्ट वोटर है, जो कि आपको जिनका जिनके प्रॉपर्टी जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता था, इलीगल तरीके से वोटिंग करते थे, इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है और प्रॉपर स्मूथली तरीके से जो है आपको इलेक्शन जो है कंडक्ट करवाया जाता है। इसलिए जो ये इनिशिएटिव जो है लिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन आपको आर्टिकल अनुच्छेद 324 में मेंशन है। इसके अलावा जो है आपका अभी प्रेजेंटली अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछा जाए कौन है तो ज्ञानेश कुमार है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर एड्रेस द ईस्ट एशियन समिट एंड कुआलालंपुर। आपको ये समिट याद रखना कि कहाँ पे हो रहा है। ईस्ट एशिया समिट जो है आपका कहाँ पे हो रहा है, कुआलालंपुर में हो रहा है। और यहाँ पे जो है बात किस किस चीज़ों पे किया गया है जो है यहाँ का एजेंडा जो है वो टेररिज्म को ख़त्म करने के बारे में बात किया गया। तो सबसे बड़ा अभी जो ग्लोबल प्रॉब्लम है उस पर स्ट्रेस देने की बात की गई, उस पर जो है उसको टैकल करने की बात की गई है। नेक्स्ट हेडलाइन है गवर्नमेंट अप्रूव द 7 एप्लीकेशन फॉर सेटिंग अप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 5,500 करोड़ रुपीज़। ये अक्रॉस द कंट्री, ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक स्टेट में लगाने की बात की जा रही है। तो 7 एप्लीकेशन जो है उसमें सेटअप करने की बात की गई है। किस चीज़ को लेके? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की बात की गई, जिससे आपको और ज़्यादा जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है उसको जो है वो बूस्टअप मिलेगा। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका आईएमडी को लेके। आईएमडी इशू द रेड अलर्ट फॉर द एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल ओवर द कोस्टल आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन मोंथा। साइक्लोन मोंथा आपको आया, तूफान मोंथा आया हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खासकर ईस्टर्न कोस्ट जो है आपका, जो कि आपका उड़ीसा वाला साइड है, आंध्रा वाला साइड है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर वार्निंग दिया गया है किसके द्वारा? आईएमडी के द्वारा। आईएमडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा आईएमडी बना कौन सी ईयर में था, कौन सी एस्टेब्लिश्ड हुआ? क्योंकि बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके जो आपके डायरेक्टर जनरल कौन है, ये दोनों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से। इन स्क्वैश इंडियाज अनहत सिंह एंटर्स क्वार्टर फाइनल एंड कैनेडियन वुमेन ओपन इन ट्रोनेट। ठीक है, तो ये स्क्वैश का पर्सनैलिटी आपको याद रखना है। जैसे कि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पता होना चाहिए गोल्ड सिल्वर क्या क्या मिला, बट आपको ये होना चाहिए कि आप कौन से प्लेयर कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो स्क्वैश से है अनहत सिंह, ये नाम याद रखना है। अब यहाँ पे हिंदी में भी हेडलाइन है, वीडियो पॉज करके आप हिंदी में हेडलाइन देख सकते हो। 1 बाय 1 आप डिटेल न्यूज़ देखते हैं। जो कि पहला डिटेल न्यूज़ है आपका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लैंड फोर्स कमांडर मेजर जनरल यूसुफ मौसिफ सैयद अल हलामी इज़ ऑफिशियली विजिट टू इंडिया। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी आपको याद रखना है कि यूएई से जो है आपको लैंड फोर्स कमांडर है, जो कि जिन्होंने इंडिया विजिट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका इसरो को लेके है। इसरो हैज़ मूव द LV-M3 लॉन्च व्हीकल टू लॉन्च द लॉन्च पैड ऑफ सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है, यहाँ से आपको जनरली जो है बहुत सारे जो लॉन्च व्हीकल है लॉन्च किए जाते हैं, लॉन्च पैड माना जाता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे आपको? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा इसरो के बारे में देख लेते हैं। तो इसरो जो है आपका 15 अगस्त 1969 में बना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका जो है वो दिल्ली में नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जनरली आपको मोस्ट ऑफ द आपको हेडक्वार्टर वो दिल्ली में मिलते हैं, बट इसरो का हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में नहीं है। कहाँ पे? बेंगलुरु में है। और जो इसके प्रेजेंटली अगर पूछा जाए चेयरपर्सन कौन है, तो वी नारायण इसके चेयरपर्सन है, जो कि आपको 2025 में ही अपॉइंट हुए थे। अब यहाँ पे जो लॉन्च व्हीकल आया है उसके बारे में देख लेते हैं। लॉन्च व्हीकल इज फुली असेंबल्ड एंड इंटीग्रेटेड विद द CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड ऑन 2 नवंबर। 2 नवंबर को इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये CMS-3 आपको CMS-03 पूछा जा सकता है कि रिसेंटली न्यूज़ में था और ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको साइंस एंड टेक में बनता है। CMS-03 जो है 03 हो या 03 आप याद रखो, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको 2 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। ये 5th ऑपरेशनल फ्लाइट होगा, जो कि आपको Mark 3 लॉन्च व्हीकल विल प्लेस इंडियाज हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। वेट इसका अगर देखा जाए तो ये 4400 kg है। और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया जाएगा
GTO में क्या किया जाएगा। सो हमें बस ये यहाँ पे पॉइंट जो निकलता है इंपॉर्टेंट ये है कि CMS O3 या 03 मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट विद एनहांस। अब ये इसका यूज़ कैसे रहेगा, क्या क्या यूज़ हो सकता है। सो क्योंकि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो आपको जो है इन्हेंस करेगा कम्युनिकेशन सेक्टर में और वाइड ओशिनिक रीजन और इंडियन लैंडमास एक्सपेंड डिजिटल एक्सेस टू रिमोट टेरिटरीज। यहाँ पे चंद्रयान 3 के बारे में भी दिया हुआ। इसरो मार्क 3 लॉन्च व्हीकल सक्सेसफुली यूज अर्लियर टू लॉन्च द चंद्रयान 3rd सैटेलाइट। तो जो चंद्रयान तीसरा मिशन जो आपको कब आया था 2023 में किया गया था। सो इसमें भी आपको इसरो का जो है मार्क 3 लॉन्च व्हीकल का ही यूज़ किया गया था। सो टोटल अगर आपको देखा जाए तो इसरो का 3 चंद्रयान मिशन है। पहला वाला जो है आपको 2008 में आया था, उसके बाद 2019 में सेकेंड वाला आया था, थर्ड वाला जो था आपको 2023 में आया था और 23 अगस्त को आपको हर साल स्पेस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, जो कि हमने हेडलाइन में देखा था ऑलरेडी। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT इज अप्रूव द फर्स्ट ट्रांच ऑफ 7 एप्लीकेशन अंडर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। सो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम आया है जिसके तहत आपको 7 एप्लीकेशन दिए गए हैं और ये अक्रॉस कंट्री, पूरे कंट्री में जो है वो लगाने की बात की जा रही है प्लांट्स। सो यहाँ पे आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो इसमें कितना गया है 5,532 करोड़। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन जो है इसमें आपको डेटा दिख रहा है इतना, आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह जॉब इसमें इतने क्रिएट होने की बात की जा रही है। मल्टी लेयर प्रोजेक्ट है इसमें आपको HDI PCBS कैमरा मॉड्यूल सब असेंबल लेमिनेट्स, ये सब सारी चीज़ें आपको इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा जिससे खासकर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है उसको और ज़्यादा हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंडियन नेवी विल हेल्ड ऑन तिरुवनंतपुरम। सो 4 दिसंबर को आपको हर साल, जैसे कि अगर 8 अक्टूबर आपको याद हो तो मैंने आप लोग को बताया था 8 अक्टूबर को आपका कौन सा जो वो चीज़ डे सेलिब्रेट होता है, वो ये भी आप लोग रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन को लिया करो और कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। सो जो नेवी डे है आपका वो 4 दिसंबर को होने वाला है, तो उससे पहले उसकी तैयारी चल रही है। तो तैयारी अगर देखा जाए तो ये आपका तिरुवनंतपुरम केरला में, यहाँ पे एक बीच जो है वो न्यूज़ में है आपका, हो सकता है कि पूछा जाए, ज्योग्राफी में क्वेश्चन बन सकता है आपको। संगुगुम्मा बीच नियर द तिरुवनंतपुरम है, यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है कि आपको इंडियन नेवी जो एफर्ट्स हैं, जो भी आपका इवेंट्स है यहीं पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ है आपका इंडियन आर्मी सेलिब्रेटिंग 79th इन्फेंट्री डेज। तो 79th नंबर का जो है आपको इन्फेंट्री डे सेलिब्रेट किया गया। इंडियन आर्मी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो इंडियन आर्मी एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1895 में एस्टेब्लिश हुआ था और 1903 में 1903 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे इसमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए गए थे। इसमें आपको नए नए जो है वो रेजिमेंट्स भी और ज़्यादा ऐड किए गए थे 1903 में। इसके अलावा आज़ादी के बाद जो है इसको नेशनलाइज किया गया था, चेंजेस किए गए थे। बट अगर पूछा जाए कि आपको पूरे इंडियन आर्मी का फादर किसको बोला जाता है तो स्ट्रिंगर लॉरेंस है, जो कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी से बिलोंग करते थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा आर्मी के लिए कंट्रीब्यूट किया था उस टाइम पे। बट हमारे फर्स्ट जो है आपको पूछा जाए कि चीफ कौन रहे हैं तो KM करियप्पा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो डे सेलिब्रेट हो रहा है फर्स्ट इवेंट होगा इंडिपेंडेंस के बाद, और ये इंडियन आर्मी रिपेल द फर्स्ट अटैक ऑफ इंडियन सॉइल ऑन 26 अक्टूबर 1947 इन द कश्मीर वैली। सो ये इन्फेंट्री डे आपको 27 को इसीलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है कि 1947 में जब कश्मीर वैली पे अटैक किया गया था तो इसमें आपका बहुत बड़ा रोल था इंडियन आर्मी का। सो इसीलिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपको नंबर याद रखना, 79th नंबर का डे था ये। नेक्स्ट न्यूज़ आपका साइक्लोनिक स्टॉर्म मोन्था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अगर आप कंटिन्यूसली न्यूज़ देख रहे हो तो आपने देखा होगा कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, खासकर ईस्टर्न कोस्ट पे जो भी आपके स्टेट है, जैसे उड़ीसा है जहाँ पे, या फिर आंध्र प्रदेश है, इवन छत्तीसगढ़ तक इसका जो है वो जो है रेंज और ज़्यादा एक्सपेंड होते जा रहा है। सो एग्जाम में अगर देखा जाए तो NCERT में आपने देखा होगा कि साइक्लोन बनने के कुछ कंडीशन होते हैं। सो हमें एग्जाम में यही याद रखना होता है कि साइक्लोन के कैसे आपको साइक्लोन बनता कैसे, या तूफान जो आपको बनता कैसे। तो कुछ कंडीशन है जो कि हम देख लेते हैं। वार्म ओशन करंट होना चाहिए, आपको वार्म वाटर होना चाहिए, जो ओशन का वाटर है वो गर्म होना चाहिए, और जब गर्म होगा तो उसी से आपका क्या होता है, राइज होता है जो आपका प्रेशर है। इसके अलावा आपको मॉइस्ट एयर होना चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए, आपको ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कोरिलस जो इफेक्ट है वो भी होना चाहिए, खासकर जो आपका कोरिलस इफेक्ट आपको क्या होता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ की रोटेशन की वजह से जो स्पिन होता है उसको ही कोरिलस इफेक्ट बोलते हैं। तो साइक्लोन बनने, खासकर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आपको बनता है उसमें कोरिलस इफेक्ट होना चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए, मॉइस्ट एयर होना चाहिए, वार्म ओशन वाटर होना चाहिए। अब ये इसका अगर आप देखोगे तो ये बस हमें याद रखना, मोन्था आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपको साइक्लोन आया था और ये किसको कौन कौन से एरिया को हिट किया या फिर कौन से एरिया में आया था। सो इंडिया के खासकर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ ये एरिया देखो, आपको मैप में ये दिख रहा होगा। इस तरह से ये साइक्लोन जो है वो
पहले आप देखो, पहले ईस्टर्न कोस्ट पे पूरे तरीके से आ रहा, फिर वो इवन जो है इंटरनल पार्ट जो है आपका, जैसे कि छत्तीसगढ़ वाले एरिया को भी ये हिट कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, इंडियन नेवी टू बी कमीशन इंडिजीनियस सर्वे वेसल्स इक्शक। ठीक है, सो पूछा जा सकता है कि इक्शक आपको रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है? तो इंडिजीनियस सर्वे वेसल है। तो पूरी तरीके से जो इंडियन तरीके से इसको बनाया गया, ये सर्वे वेसल है और इसको कहाँ पे कमीशन किया गया? तो कोच्चि जो कि आपका केरला में है, और 6 दिसंबर को इसको कमीशन किया जाएगा। पर इसको किसने बनाया है, ये सब भी थोड़ा डिटेल चीज़ें हम देख लेते हैं। सो इंडियन नेवी ने इसको कमीशन किया है और पूरे तरीके से भारत में बना हुआ चीज़ है। नाम याद रखना आपको, इक्शक है। नेवल बेस कोच्चि में इसको 6 दिसंबर को, नेक्स्ट मंथ में जो इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री ने, और इसके यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आपको याद रखना है, ये कौन है? अभी पूछा जाए तो आपको दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। इसके अलावा जो है, ये जो आपका सिप है जो कि आपको इंडिजीनियसली बनाया गया है, सो बनाया किसने है, इसको बिल्ड किसने किया? तो गार्डन सिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जिसको GRSE बोलते हैं। ये इसका हेडक्वार्टर, ये जो आपका है कहाँ पे, गार्डन रिच सिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, ये कोलकाता का है। ठीक है, अब इससे आपको खासकर जो डिजास्टर वगैरह है और हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा हॉस्पिटल सिप ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इक्शक व्हीकल जो है ऑल्सो फर्स्ट सर्वे लार्ज लेवल सिप विद द डेडिकेटेड। अब इसमें पूरी तरह से महिलाएं जो है इसको चलाने के लिए भी सक्षम है, इसको चलाएंगी। सो 2-4 पॉइंट्स आपको याद रखना है। दूसरा, सबसे पहले ये कि आपको कमीशन कहाँ पे किया गया है? कोच्चि में किया गया है। दूसरा, ये पूरे तरीके से भारत में ही बनाया गया है। बनाया किसने इसको? गार्डन सिप बिल्डर्स ने बनाया, इंजीनियर्स, जो कि आपका कोलकाता से रिलेटेड है। और ये जो आपको डिजास्टर वगैरह है उसको टैकल करने के लिए बनाया गया, और इसमें वुमेन्स का भी बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन अब रहने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, NCERT साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द IIT मद्रास। सो IIT मद्रास के साथ NCERT ने क्या किया? आपका साइन किया है, और इससे खासकर किस चीज़ को बूस्टअप मिलेगा? सो ED टेक एंड रिसर्च इनिशिएटिव को बूस्टअप मिलेगा। सो आपको हो सकता है क्वेश्चन फ्रेम हो कि NCERT ने रिसेंटली कौन से IIT के साथ जो है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और रिसर्च इनिशिएटिव को स्ट्रेंथन करने के लिए, इनिशिएटिव को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसके साथ जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? सो IIT मद्रास के साथ किया। याद, IIT ना तो दिल्ली है ना ही कानपुर है, आपको IIT मद्रास का नाम याद रखना है। NCERT के बारे में देख लेते हैं। सो NCERT जो है आपका स्टेब्लिश कब हुआ था? 1961 में हुआ था ये, और ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। मिनिस्ट्री भी याद रखना, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। मणिपुर ऑब्जर्व द 26th वर्ल्ड साइट डे। सो वर्ल्ड साइट जो है, जो आपको देखने से रिलेटेड वर्ल्ड साइट डे जो है वो होता तो वैसे 9 अक्टूबर को है, बट इसका जो इसके तहत बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च हुए। तो मणिपुर इसको जो है वहाँ पे ये चीज़ों को किया गया, कंडक्ट करवाया गया, जिसमें खासकर जो आई स्क्रीनिंग हो सके, या फिर आपको आँख से जो रिलेटेड जो भी बीमारियाँ हैं उसको लेके जो अवेयरनेस फैलाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। सो मणिपुर ने इसको इनिशिएटिव लिया। तो हो सकता है कि कौन से स्टेट आपको पूछा जा सकता है। 26 नंबर का वर्ल्ड साइट डे को जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम के फॉर्म में जो है वो सेलिब्रेट किया या फिर उसको लॉन्च किया, तो ये मणिपुर ने किया। 26 नंबर है, ये एडिशन याद रखना आपको। थीम भी पूछा जा सकता है क्योंकि वर्ल्ड लेवल का है ये, आपको नेशनल लेवल का नहीं है। सो थीम इसका क्या है? लव योर आइज, फोकसिंग ऑन द प्रमोशन ऑफ द आई हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। अब इसमें कौन कौन सी बॉडी है जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन ने साथ मिलकर काम किया, जैसे कि कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, NPCBVI, स्टेट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल हेल्थ मिशन, और हेल्थ जो आपके सर्विस है, और खासकर जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी है, सब मिलके इसमें इकट्ठे काम कर रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, अब ये खरीफ क्रॉप का जो है वो उसको प्रोक्योर किया जाएगा, या फिर आपको कौन कौन से स्टेट से, तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र से लिया गया। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रॉप वाला सेक्शन आप देखोगे NCERT ज्योग्राफी में, आपको क्लास 7 या 8 में आपको क्रॉप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन कोई भी एग्जाम आप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए खरीफ क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप क्या होता है, जैद क्रॉप क्या होता है। सो यहाँ पे खरीफ क्रॉप के बारे में तो स्टैटिक पोर्शन इसका रिवाइज कर लेते हैं। खरीफ क्रॉप को समर क्रॉप भी बोला जाता है। इसको जो है, इसको बोया कब जाता है, सोन कब किया जाता है? तो आपको पीक ऑफ द जो मानसून होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, खासकर आपका जो जुलाई का लास्ट एंड मंथ होता है, उसमें इसको बोया जाता है, और इसकी कटाई दिवाली के टाइम पे की जाती है। तो इस तरह से याद रखना है आपको। और अगर एग्जाम्पल याद रखोगे तो फिर लंबे समय के लिए दिमाग में फिट रहेगा। तो इसके जो खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाए तो याद रखना आपको राइस, चावल सबसे पहले याद रखना, शुगर कैन, गन्ने, और उसका कॉटन याद रखना। इवन आपका जो इसमें
जो भी दाल दलहन होते हैं, जो भी पल्सेस होते हैं, ये भी आपको खरीफ क्रॉप में ही जनरली आते हैं। रबी क्रॉप जिसको बोलते हैं, ये विंटर क्रॉप है, इसको ठंडी के टाइम पे किया जाता है, बोया जाता है, और जो आपको होली का टाइम होता है, इसके टाइम पे इसकी कटाई की जाती है, हार्वेस्ट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल 2 से 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि अब ठंडी के टाइम पे वैसे भी आप देखते हो कि गेहूँ की खेती होती है, खेतों में अगर आपने देखा होगा तो गेहूँ दिखता होगा, और जो आपको मस्टर्ड जो है, जो सरसों का फूल है, वो आपको दिखता होगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल याद रखने हैं। जैद क्रॉप जो है वो आपको जनरली मार्च से मई के बीच में होता है, इसमें आपको वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, तो इस तरह के जो है क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। सो यहाँ पे अब जो कुछ कुछ क्रॉप्स के नाम है ना, ऐसे ही एज इट इज़ याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पे सोयाबीन जो ये भी खरीफ क्रॉप के अंदर ही आता है, और पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो ये मध्य प्रदेश में होता है। उड़द दाल जो है ये भी आपको खरीफ के अंदर आएगा, मूंग भी आएगा, अरहर भी आएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, नागालैंड इज ऑल सेट टू होस्ट द 22nd एनुअल कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। सो 22nd नंबर का एनुअल कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन आपको पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट ने होस्ट किया। जैसे कि अगर आपने देखा वर्ल्ड साइट के बारे में देखा कि मणिपुर ने होस्ट किया, या फिर उसको अवेयरनेस प्रोग्राम वहाँ पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है उसके थ्रू। सो स्टेट अगर पूछा जाए कि 22nd नंबर का एनुअल कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन किसने किया, तो ये नागालैंड ने जो है वो कंडक्ट करने वाला है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ ये 9 से लेकर 13 नवंबर के बीच में आपके होगा ये। इसका भी थीम है, आपका थीम क्या है, पॉलिसी प्रोग्रेस पीपल, इसका थीम रखा गया। सो जब ये होगा तब और ज़्यादा इसमें डिटेल चीज़ें आएगी। अभी बस ये याद रखना, नागालैंड में होने वाला 22nd नंबर का कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, और थीम याद रखना पॉलिसी प्रोग्रेस एंड पीपल, P3 करके आप याद रख सकते हो उसकी। तो ये कंप्लीट न्यूज़ था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।